नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। आपको पता है कि एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं और हमारे यहाँ पे इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद हैं आप तमाम लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में है मनीष जी, इसलिए लोगों को उम्मीद भी बहुत है और इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी रही जो बाकी तमाम पार्टियों से अलग होने के दावे पे चुनाव जीती। आपको 70 में से 67 सीट्स मिली तो उम्मीद भी बहुत बढ़ जाती है और उम्मीद का बोझ बहुत होता है। आप इस पर खरे उतरे हैं। आपको लग रहा है एमसीडी चुनाव में जब आप जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं लोगों को, कुछ 4 बड़े काम जो आप बता सके कि हमने किया ये? 4 क्या, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ शॉर्टलिस्ट करके। आपने बात ठीक कही कि बहुत अपेक्षाएं थी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स करने की अपेक्षाएं थी। इसीलिए आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई तो बाकी सब पार्टियां जब सरकार में आती हैं, 5 साल के लिए आ जाती हैं, तो सबसे पहले बिल महंगे करती हैं, बिजली महंगी करती हैं। जैसे अभी उत्तराखंड में हुआ, सरकार बनी तो सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव हुए, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, मध्य प्रदेश में भी एक साथ बिजली महंगी कर दी कि अब तो 2 साल बाद चुनाव है। आम आदमी पार्टी सरकार में आई तो आने के हफ्ते भर के अंदर अंदर बिजली के दाम आधे किए। आने के 1 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली में पानी, जहां 20,000 लीटर तक का पानी फ्री किया। लेकिन ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये बहुत बेसिक फैसिलिटीज के काम है जी। बेसिक काम जिसका मैं क्रेडिट लेना चाहूंगा कि देश में कोई नहीं कर रहा है, वो है एजुकेशन का। जी। आज देश में दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो अपने पूरे बजट का 1/4 25% एजुकेशन पे खर्च कर रही है। पर शिक्षा में जो आपने काम किया है उसमें से क्या बदलाव आपने देखा? अगर हम शिक्षा में, मतलब आप जब लोगों के सामने जाते हैं तो आप क्या बताएंगे कि आपने बहुत सारे नए क्लासरूम बनाए, आपने सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर्स मीटिंग शुरू की, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए? आपने 4 की सीलिंग लगा दी थी इसलिए, वरना एजुकेशन में 40 हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं 4 की सीलिंग इसलिए लगाई थी मैंने कि जैसे आप कहते हैं बिजली, शिक्षा, पानी, आप कहते हैं क्योंकि केजरीवाल साहब ने भी 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमने पानी माफिया, टैंकर माफिया पे काम किया, बिजली माफिया पे काम किया, तो गली गली आपने टैंकर पहुंचाए, शिक्षा में काम किया और शिक्षा में आपने काफी काम किया। सबसे बड़ा काम यह है कि अभी तक प्राइवेट स्कूल पूरे देश में उपेक्षित हैं। आज हम मतलब कभी कल्पना नहीं कर सकते कि प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल पूरे देश में उपेक्षित हैं, और कल्पना नहीं कर सकते कि किसी सरकारी स्कूल में कोई स्विमिंग पूल भी बनवाने की बात करें। जी। मैं सब में नहीं कह रहा, लेकिन हमने सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल तक बनवाने शुरू किए हैं, उनकी बिल्डिंग्स को ऐसा लुक देना शुरू किया ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चे के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना रहे। उसको ये ना रहे कि मेरे पड़ोस में जो अमीर लोग रहते हैं, अमीर परिवार रहता है, उसके बच्चे को तो सौभाग्यशाली है क्योंकि उसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल गया, मैं दुर्भाग्यशाली हूं क्योंकि मुझे एक टूटे फूटे से स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। उससे क्या ये मानसिकता बदली है कि हम प्राइवेट स्कूल में नहीं जाके दिल्ली स्कूल, क्योंकि अभी भी वो है कि आप कॉन्वेंट में पढ़ेंगे या प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। बहुत पेरेंट्स हैं इस साल जो प्राइवेट स्कूल से अपने अपने बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में ला रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीनों पे बने हुए स्कूलों को पिछले 2 साल से फीस नहीं बढ़ाने दी। पहला नहीं तो हर साल 10% बढ़ जाती थी, इस 2 साल से फीस नहीं बढ़ाने दी, और जिन्होंने बढ़ा भी दी थी, सर्कुलर जारी किया, उनको फीस वापस कराई है। हर जगह आंदोलन होते हैं, हर जगह आप लोग पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं उस पर एनडीटीवी पे। दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्राइवेट स्कूलों से बढ़ी हुई फीस वापस दिलवाई गई है पेरेंट्स। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, थोड़ा सा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स को भी देखने की जरूरत है। हर जगह टैक्स बढ़ता है, बजट का मतलब हम सब, मैं भी पत्रकार था, जब भी बजट पेश होता था क्या महंगा हुआ यही आकलन करते थे। 3 बजट पेश किए हैं मैंने, एक भी बजट में टैक्स बढ़ाया नहीं है, बल्कि 40 चीजों पे पिछले 2 साल में टैक्स घटाया है। उसके बावजूद, टैक्स घटाने के बावजूद, जब हम सरकार में आए थे तो 32,000 करोड़ के बजट पे थे, कलेक्शन होता था, 32,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होता था, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने फरवरी में सरकार ज्वाइन की थी। आज हम 48,000 करोड़ के बजट पर खड़े हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने टैक्स कलेक्शन में जो चोरी होती थी, इंस्पेक्टर व्यापारी के यहां जाके उससे रिश्वत लेता था, सरकारी खजाने में नहीं लेता था, अपने अकाउंट में लेता था, तो उसको हमने बंद करके आज हम 32,000 करोड़ से 48,000 करोड़ पे पहुंचे, जिससे वापस दिल्ली के ऊपर लग रहा है वो पैसा। लेकिन एक जो बात है आपके खिलाफ जाती है कि आप लोग इस वादे पर आए कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत समाज और भ्रष्टाचार मुक्त कराना आपकी जिद है, पर आप पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब भ्रष्टाचार के आरोप, शुक्ला कमेटी रिपोर्ट आई, उसके अलावा 97 करोड़ जो विज्ञापन पे खर्च हुए उसको वापस करने की बात। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, सीवीसी की परसों एक रिपोर्ट आई है। सीवीसी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में पिछले वर्षों की तुलना में 80% लोग कंप्लेंट कम कर रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में सीवीसी के पास, जबकि सेंट्रल मतलब दिल्ली सरकार के खिलाफ आने वाली शिकायतों में 80% कमी आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आने वाली शिकायतों में 67% की बढ़ोतरी हुई है। तो 80% लोग अगर कम शिकायत कर रहे हैं सीवीसी को,
तो इसका मतलब लोगों का लेवल ऑफ तो सेटिस्फेक्शन। आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, केंद्र सरकार कम हुआ भ्रष्टाचार कर है, रही है। कम हुआ है, पहली बात। हम तो जिस दावे पे आए थे उसी की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा शुंगलू कमेटी। शुंगलू कमेटी मैंने भी पढ़ी है और आपने भी पढ़ी होगी। टॉप टू बॉटम, पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का बता दो उसमें कि 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप हो। उसमें जो आरोप है शुंगलू कमेटी में वो है, ये आपको फाइल एसजी के पास भेजनी नहीं थी, प्रोसीजर गलती है। हाँ है, क्योंकि हमारा झगड़ा इस बात से, हम मानते हैं कि चुनी हुई सरकार को पुलिस, लैंड, संविधान के हिसाब से पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ के कोई फाइल एसजी के पास भेजने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए जी। वो करप्शन नहीं है, प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, उसमें इशू है, प्रोसीजरल इशू है। अच्छा। तीसरा, आपने कहा 97 करोड़, ये एक कमेटी बनाई। आज के आप दिल्ली के विज्ञापन अखबार उठा के देख लो, केरल के भी अखबार से विज्ञापन मिलेगा आपको, कश्मीर के से भी मिलेगा, तमिलनाडु के से भी मिलेगा, रोज छपते हैं, देश भर के विज्ञापन छपते हैं। राज्य सरकारें अपने काम को बताने के लिए, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, विदेशों में जा जाके समिट करती हैं। हमने तो सिर्फ यहां अगर टैक्स कम किया, बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाया, एजुकेशन अच्छी की, हेल्थ अच्छी की, देश में विज्ञापन दिए ताकि लोगों का माहौल बने। पर हाँ, एक कई बार आपने काम पूरा नहीं किया उसके पहले। जैसे मुझे याद है कि बीआरटी का काम जब टूटने का शुरू भी नहीं हुआ था, यहाँ पोस्टर लगे थे कि हमने काम, हाँ, तोड़ने का काम बस शुरू हुआ और ऐड लग गए कि हमने जो वादा किया वो पूरा किया। हमने कहा था तोड़ना, आप तो अलग थे ना। आज बीआरटी खाली हो गया ना। आप तो, पर हमें कह रही हूँ कि अगर दूसरी सरकार करती है तो आप तो अलग थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, विज्ञापन पे लुक आफ्टर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिख के कहा कि एक इंडिपेंडेंट ऑम्बड्समैन यानी कमेटी बनाई जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इंडिपेंडेंट लोग मिले जो 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्लोगन लिखते थे। पीयूष पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्लोगन राइटर है। रजत शर्मा जी, उनकी इंटीग्रिटी, उनका एबीवीपी का कनेक्शन सब जानते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए नेता, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में स्लोगन लिखने वाले लोग, उनको उठा के उन्होंने इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई, जिसने यह निर्णय लिया है कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री का फोटो छाप दिया, इसलिए सरकार ने विज्ञापन में, इसलिए इनसे वापस पैसे ले लिए जाए सरकार से। मुख्यमंत्री का अखबारों में विज्ञापन में फोटो छापने के ऊपर अगर पैसा वसूला जाएगा पार्टी से, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कंगाल हो जाएंगी। इतना पैसा वसूलना पड़ेगा। आपने एक खासियत है आप लोगों में, एक खासियत आप लोगों में है कि जब आप आरोप लगाते हैं तो आप कहते हैं कि बिल्कुल दूसरा आरोप लगाता है आपके खिलाफ साजिश है। एक और बात, शुंगलू रिपोर्ट में जो है, शुंगलू कमेटी में एक रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप बता दें। ठीक है, मैं ये पूछ रही हूं कि उसमें ये भी है कि आपके जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने 24 फॉरेन ट्रिप की है 18 महीने में, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने, और ये अनअकाउंटेड है। गृह मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय की परमिशन, इसमें तमाम करप्शन एंड नेपोटिज्म के चार्ज गलत हैं। कहां, मतलब आप कह रहे हैं नहीं है? बिल्कुल। 24 यात्राओं में से 24 यात्राओं में से एक यात्रा मुझे ढूंढ के बता दो जो बिना होम मिनिस्ट्री और बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर गई। सबसे पहले तो मुझे नहीं, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री के उन लोगों को फांसी चढ़ाओ जिनकी वजह से एक मिनिस्टर बाहर निकल। मैं तो विजय माल्या हूं। क्यों चढ़ाएंगे? मैं तो विजय माल्या हूं। फांसी चढ़ाएंगे नहीं, बात करप्शन नहीं, बात करप्शन की है कि आप लोग करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब शर्म की बात यह है कि आपको सफाई देनी पड़ रही है। सफाई नहीं देनी पड़ रही, जबरदस्ती का इशू है। मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी उसमें भी बात होती भ्रष्टाचार की। आप जान ही रहेंगे, सौम्या जैन, सत्येंद्र जैन की लड़की, हेल्थ मिनिस्टर की, उनको एडवाइजर बना दिया गया मिशन डायरेक्टर के। उसके ऊपर सवाल उठाया कि कैसे अपॉइंटमेंट किया वो। सौम्या जैन 1 रुपए की सैलरी पे भी नहीं थी। वो एक आर्किटेक्ट हैं, वो एडवाइज करने के लिए फ्री में आई। मिनिस्टर की बेटी अगर किसी ग्रुप में फ्री में बैठ के एडवाइस कर देती है, ना किसी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में उनको लिया कि साहब अपॉइंटमेंट में फेवरेटिज्म कर दिया गया। यहां इतने सारे लोग हैं, इनमें से कोई कहे भाई मैं एजुकेशन में बहुत एक्सपर्ट हूं, वो मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जानकार भी हो सकते हैं, मेरे आलोचक भी हो सकते हैं, पर अगर उनके पास कोई अच्छा आइडिया है, व्हाई शुड नॉट आई टेक इफ देयर इज नो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट। एडवाइजर है मिशन डायरेक्टर के, तो एडवाइजर कोई ऐसा नहीं है, एडवाइजर कोई पोस्ट नहीं है। एडवाइजर तो एडवाइज कर रहे हैं, कितने लोग एडवाइज करते हैं। वैसे ही मामला है जैसे कि ट्रंप की बेटी इवांका जो है उनके एडवाइजर बन गई। सवाल तो वहां भी उठ रहे हैं। अगर वो पैसा दे रहे हैं वहां, नहीं पैसा वो भी नहीं दे रहे हैं, वो एडवाइजर है उनका व्हाइट हाउस, तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो दुनिया में सवाल तो उठते हैं, तो आपके भी ऊपर उठ रहे हैं। कोई भी अगर एडवाइस लेता है, मैं 1000 लोगों से एडवाइस लेता हूं, अपने घर में भी मैं अपनी पत्नी से भी बात करता हूं, पर इनकी नियुक्ति पे जो मुहर लगी उस पे सवाल उठे, दूसरी पार्टीज ने उठाए हैं। बल्कि कांग्रेस ने तो प्रेसिडेंट का इंटरवेंशन मांगा है कि हम FIR रजिस्टर करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। इस पे मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि मुझे ये तो बता दो करप्शन कहां है इसमें। अगर उसको कोई पैसा दे रहे होते, स्वाति मालीवाल को जो बंगला मिला उस पे करप्शन है। अगर कोई वैकेंसी निकाली होती और वैकेंसी निकाल के 50 लोगों ने अप्लाई किया होता और हम उसको उठा लेते कि भाई ये तो फिर नेपोटिज्म हो गया,
कोई पोस्ट ही नहीं है। एडवाइजर इज लाइक एनीबडी कैन बिकम एडवाइजर, दैट टू विदाउट सैलरी। ठीक है, कोई पोस्ट होती है, उसकी सैलरी होती है, उसके लिए विज्ञापन निकाला जाता है, उसमें अगर कोई फेवरेटिज्म होता है, ठीक है। अब मैं यहां बैठे लोगों से कोई कहे मेरे को स्कूल में बहुत बढ़िया आपको थिएटर सिखाना आता है, आ जाओ जी थिएटर सिखा दो मेरे बच्चों को। अब इसमें अगर वो कह रहे मैं फ्री में सिखाना चाहता हूं, कोई जरूरत नहीं है उसके पैसे की मुझे, ठीक है। और बंगला अलॉट हुआ स्वाति मालीवाल डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन है, उनको बंगला तो उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं फिर? वही मैं पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें फिर अगर गुंजाइश नहीं थी सवाल उठने की, अगर ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर है, तो फिर क्यों लोग सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि एलजी से अप्रूवल नहीं लिया। तो आपको ये लग रहा है कि ये एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो खटपट रही उसका नतीजा है ये सवाल उठाना? एलजी से जो भाई स्वाति मालीवाल को बंगला दिया, ऑब्जेक्शन उसमें सिर्फ इतना था, सब एलजी से अप्रूवल नहीं लिया। सुंगलू कमेटी यही रिपोर्ट कहती है, सुंगलू कमेटी रिपोर्ट में ये लिखा है, इसमें विदाउट एलजी अप्रूवल दे दिया गया। आप अप्रूवल दे दो यार, डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन है दिल्ली के महिला आयोग की, वो इतना काम कर रही है, चेयरमैन, उसको घर तो देना ही है ना, मंत्रियों को घर तो दिया ही जाता है ना। जी जी, पहले तो आप लोग वो भी लेने को तैयार नहीं थे, आपने कहना था कि फिर गलत कैसे गलत है? गलत है क्या ये? गलत आप लोग जब चुने गए थे भाई, तो ये बात सब जगह की ऐसे लोग आए हैं जिनके जो कि सरकारी चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। एक बाइट लिखा दो जहां ये कहा हो कि बंगला नहीं लेंगे। ये कहा था ये जो 6-6 एकड़ 10-10 एकड़ के बंगले हैं, एक सामान्य मकानों में रहना चाहिए मंत्रियों को संतरियों को। ये कहा था लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे। आज भी 2 साल हो गए, ना सिक्योरिटी लेके चलता हूं ना लाल बत्ती की गाड़ी लेके। जी जी, इसलिए चुनौती देके कहता हूं एक बाइट दिखा दो जहां ये कहा हो सरकारी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, सरकारी घरों में नहीं रहेंगे। अरे सरकारी घरों में नहीं रहेंगे, पांडव नगर के 4थे मंजिले से मैं मंत्रालय चला पाऊंगा? आपका सबसे बड़ा स्लोगन जो आप अभी भी कह रहे हैं, जो कहा वो किया, जो कहा वो किया पे आप खरे उतरे हैं। तो अब आप जब एमसीडी चुनाव में जाएंगे और इस चुनाव में अगर आप जीतते हैं, तो ये जो चुनाव है वो इतना ज्यादा, इसमें अमित शाह कैंपेन कर रहे हैं, इसमें अमरिंदर सिंह आ रहे हैं, तो ये एमसीडी चुनाव इतने बड़े पैमाने पे लोग डर गए हैं आम आदमी पार्टी से क्या? पहली बार नगर निगम चुनाव में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, बड़े बड़े राष्ट्रीय महारथी घबराए हुए हैं यार, कहीं हार ना जाएं। तो डर गए हैं आपको लग रहा है? मुंबई भी हमारे जितना ही शहर है, बल्कि दिल्ली सरकार का बजट है 48,000 करोड़ रुपए का, मुंबई की बीएमसी का बजट है 45,000 करोड़ रुपए का। उसमें एक बार बिना अमित शाह गए ना कोई मुख्यमंत्री गए यहाँ से। दिल्ली में खतरा है, ऐसा लग रहा है। दिल्ली में आपसे डर है, सच्चाई से डरते हैं, हमारी औकात नहीं है कुछ। अच्छा, क्योंकि हम सच्चाई से काम कर रहे हैं, इसलिए सच्चाई से डरते हैं लोग। तो अगर वो लोग डर रहे हैं और आप, तो ये जो चुनाव होंगे उसमें अगर आप जीतते हैं, तो ये आपके कामकाज पे रेफरेंडम होगा? बिल्कुल होगा। आपने जो 2 साल काम किया है उस पे मुहर लगेगी। अगर आप हार जाते हैं तो आपके काम पे मुहर होगी ये? बिल्कुल, हम तो लोगों से कह रहे हैं। पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा एक दिन पहले ही हमारे चैनल में इंटरव्यू पे कि नहीं, अगर हम हारते हैं तो ये ईवीएम की गड़बड़ी है, पूरा ईवीएम जो है वो रिग्ड है और कबाड़ी से लेकर आ गए हैं पुराने ईवीएम, और अगर हम जीतेंगे तो हमारा काम। वाले मुद्दे पे आएंगे तो अगले सेगमेंट में। हाँ, मैं ईवीएम, हाँ, अब ईवीएम पे मैं आ रही हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद बार-बार आप लोगों ने सवाल उठाए ईवीएम। देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोगों से बीच में जाके जनता से जब वोट मांग रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं कि 2 साल में उतना किया जितना कहा था। जो 2 महीने में हो सकता था 2 महीने में कर दिया, जो 2 साल में हो सकता था 2 साल में कर दिया, जो 5 साल में होने वाली चीजें हैं ठोक के कह रहे हैं 5 साल में करके रहेंगे। कोई चीज ऐसी नहीं बचेगी जो नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं ईवीएम के सवाल पे अगर आऊं, तो आप लोगों ने एक तो ये भी कहा जा रहा है कि गोवा में जो हुआ, पंजाब में जो हुआ, उसके बारे में जब भी सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री ने जब बोला भी, तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपकी कमी क्या रहेगी या क्या किया, सीधे ये कहना कि वहां गड़बड़ हुई है। ये भी आपके खिलाफ इसलिए लोग कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, इसलिए आप लोग। जब से हमने ईवीएम पे बोलना शुरू किया, पहले हमसे कहा गया भाई आप 67 पे नहीं बोले, आप 67 पे तो नहीं बोलते थे, आप तो पूछेंगे ये लोग। 70 में से 67 जीते, तब तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं बोले, वो हमका जवाब देना चाहिए, हमारे जवाब को मौका देना चाहिए। हम 67 पे भी नहीं बोले थे। जब भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी केंद्र में, हम तब भी नहीं बोले थे। जब हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, असम में ये लोग जीते थे, हम तब भी नहीं बोले थे। लेकिन हम तब बोले जब मुंबई के चुनाव में, जहां भाजपा जीती है, वहां मतलब भाजपा शिवसेना जीती है, लेकिन एक आदमी खड़ा होकर कहता है साहब मैंने अपने बूथ पे खुद को वोट दिया था और मेरे परिवार के 15 और लोग हैं जिन्होंने मुझको वोट दिया था, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था अपने बूथ पे, मेरी वोट 0 आई है। जब पुणे में 3 लोग खड़े होकर कहते हैं कि साहब वोट कास्ट तो कम हुई थी, आपकी जो वोट काउंटेड है उनका टोटल ज्यादा आ रहा है, 3 बूथ पे आ रहा है। चलो वो भी डिस्कशन पॉइंट था। लेकिन हम तब बोले जब भिंड में एक मशीन पकड़ी गई और उसमें सबसे ज्यादा कहीं भी बटन दबाओ भाजपा का चुनाव चिन्ह निकल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि मशीन रिग हो गई है ना? मशीन तो ये अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी बोल दिया कि वो 10 तरीका बता देंगे कि मशीन कैसे टैंपर की जाती है। इस बात को पूरा करने के लिए हम तब बोले जब धौलपुर में एक मशीन चुनाव के दौरान ऐसी पकड़ी गई, और जब हम तब बोले, जब हमने चुनाव आयोग को कहा तो चुनाव आयोग ने कहा नहीं ईवीएम पवित्र है,
इसके बारे में मत बोलिए, इसको तो अगरबत्ती का धुआं दिखा के हमने पवित्र कर रखा है, मतलब ऐसा बना रखा है, ऐसे होती है ईवीएम। ईवीएम साइंटिफिक मशीन है, आप साइंस की भाषा में बात पर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि उन्होंने जांच करवाया और ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी। स्नैक क्या था वो तो बताओ। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बताया नहीं स्नैक, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि उन्होंने ये बताया कि हमने उसको जांच करवाई। उनका कहना है कि ईवीएम की मशीन में गड़बड़ी नहीं थी। वो ईवीएम तो की मशीन आप में गड़बड़ी नहीं थी, वो इलेक्शन मूर्ख कमीशन, ये मैं पूछ सकती हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन पे की इंटेग्रिटी या उनकी निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं। और मैंने अरविंद केजरीवाल को ये बोलते सुना कि जब मशीन तो सोर्स पर से टैंपर होके आ रही है, तो अगर जापान की कंपनी बना रही है तो वहीं से उसको ऐसे प्रोग्राम कर दिया जा रहा है कि वो बीजेपी को जिता दे। ये कह रहे हैं आप। ईवीएम बार बार ये क्यों कह रहा है कि गड़बड़ी नहीं हो सकती? ये इलेक्शन कमीशन ने अगर जांच करा ली है, अगर सही थी, तो फिर ये बताइए कि उस कलेक्टर को क्यों हटाया, है ना? अगर सही थी तो फिर कलेक्टर की क्या गलती है बेचारे की, एसपी की क्या गलती है? हो सकती है। अगर मशीन सही थी तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमने उसमें टेक्निकल स्नैक पाया गया था, हमने रिप्लेस कर दी? आप सिर्फ ये बता दीजिए टेक्निकल स्नैक था क्या? ठीक है, अब मैं ये साइंस की भाषा में उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। स्नैक हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। और मैं ये पूछ रही हूं कि अगर आप जीतते हैं दिल्ली में तो जापान से मशीन टैंपर नहीं हो रही होगी, अगर आप हारते हैं तो मशीन में टैंपरिंग है। तब भी हो रही हो नहीं तो आप कहेंगे क्या, सवाल उठाएंगे? मैं तो कहूंगा अगर किसी ने कंप्लेन किया, पर मुख्यमंत्री ये नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री ने तो ये बार बार कहा कि नहीं, अगर हम हारते हैं तो इसका मतलब हम हार ही नहीं सकते, मशीन जो है वो गड़बड़ है। हम हारते हैं हम तब भी कहेंगे, हम जीतते हैं हम तब भी कहेंगे जांच कराओ, अगर कोई कंप्लेन करता है। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट? तो अगर आप जीतते हैं, डेमोक्रेसी में सिर्फ जीतने वाले की नहीं चलनी चाहिए, डेमोक्रेसी में सबकी चलनी चाहिए। तो जीतेंगे अगर आप, तो आपके काम पे ये मुहर होगी, और हारेंगे तो भी काम पे मुहर होगी, ये भी आप मान रहे हैं? अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई तो अब ईवीएम पे आप बात करें, बोले ईवीएम को छोड़ देंगे, ईवीएम में तो गड़बड़ हो रही है। आप लोग लगातार, पर आपको लग रहा है कि आप मशीन की गड़बड़ी की बात उठा के चुनाव जीत सकते हैं, कंप्लेन करके कि भाई मेरे खिलाफ साजिश है। लोगों को एक ये भी परेशानी होती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरह से सिनोनिमस हो गई है कि कुछ भी हो लोग मेरे खिलाफ साजिश करें। ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है कि सारी पार्टियां हम विदेश यात्रा पे जाते हैं, हम विदेश यात्रा पे जाते हैं, भारत सरकार के दो विभागों से परमिशन लेके जाते हैं और भारत सरकार के कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं करप्शन है। फिर बताओ साजिश है कि नहीं है? आपके ही खिलाफ साजिश है कि नहीं? कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर आपके खिलाफ साजिश में लगी हुई है। देखिए क्या है, मैं प्राइवेट एजुकेशन माफिया, जो अरविंद जी ने बात कही, एजुकेशन माफिया से हम टक्कर ले रहे हैं, हम बिजली माफिया से टक्कर ले रहे हैं। बिजली माफिया का मोडस ऑपरेंडी मैं बता देता हूं आपको। बिजली माफिया का मोडस ऑपरेंडी ये था कि पैसा इकट्ठा करके नेताओं को रिश्वत दो और जनता के बिल बढ़ाओ। स्कूल माफिया का मोडस ऑपरेंडी ये है कि पैसा इकट्ठा करके नेताओं को रिश्वत दो, फीस बढ़ाओ, एडमिशन चार्जेस बढ़ाओ। ये मोडस ऑपरेंडी है माफिया का। पानी महंगा कर दो, टैंकर माफिया को महंगा, टैंकर वाले रिश्वत दें और टैंकर की कीमत बढ़ाते चले जाएं और पाइपलाइन ना बिछाने दें। ये टैंकर माफिया, हम इससे लड़ रहे हैं। किन माफिया से लड़ रहे हैं आप लोग? टैंकर माफिया, बिजली माफिया है, एजुकेशन माफिया है, प्रिंटर्स का माफिया है, मिड डे मील का माफिया है, इवन जो आंगनवाड़ी को खाना सप्लाई करते हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूं, 2007 से जी आंगनवाड़ियों को जो फीड जाता है ना, खाना जाता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने दिया माफिया ने। यहाँ पे मैं कह रहा हूं हम खाएंगे नहीं, तुमको लूटने नहीं देंगे, तुमको फीस नहीं बढ़ाने देंगे, तुमको ये सब नहीं करने देंगे। पर ये तो मोदी जी का नारा, ना खाएंगे ना खाने देंगे। आप इसको हाईजैक नहीं। नारा तो झाड़ू भी उन्हीं का था, नारा तो स्वच्छ भारत अभियान भी उन्हीं का था। जी, लेकिन 3 साल हो गए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र में मोदी जी को कहते कहते दिल्ली वालों, नगर निगम वालों साफ कर लो, नगर निगम वालों साफ कर लो। नगर निगम के नेता ने कूड़ा खुद डाला और साफ करके फोटो खिंचा के निकल लिया। तो अगर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम पे दे देते, उनको बेचारों को थोड़ी सी मशीन ठीक से दे देते, उनके ऊपर उनको थोड़ा सा फैसिलिटीज, कैप वैप, जो ग्लव्स वगैरह होते हैं वो दे देते, तो सफाई हो जाती। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा भी कि अगर आप बीजेपी को एमसी चुनाव में वोट देंगे तो मतलब कि कूड़े के ढेर को आप वोट दे रहे हैं, वो वही वहां पे हालत रहेगी। तो आप ब्रेक लूंगी मैं, इसके पहले आपसे एक सवाल और कि बीजेपी एमसीवी में है इतने सालों से, दिल्ली में 10 सालों में, आपने कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। क्या आपको लग रहा है क्या गड़बड़ किया है उन्होंने जिस वजह से बीजेपी को यहाँ वोट नहीं देना चाहिए लोगों को? क्या गलत? बीजेपी ने एक गड़बड़ की हो तो बताऊं? सब गड़बड़ी है। उन्होंने पूरी दिल्ली में ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है कि कोई भी अपना मकान बनाने चले सबसे पहले जेई आ जाता है, और जब तक 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए का लेंटर की रिश्वत नहीं पहुंच जाती है, तब तक आम आदमी की औकात नहीं है अपना छज्जा भी खड़ा कर ले। यहाँ पे दिल्ली में पार्किंग माफिया है पूरी दिल्ली में। ये सारे लोग बैठे हैं, आपका टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं, दिल्ली के बहुत सारे लोग, सुबह से शाम तक दिल्ली में अगर 10 जगह जाए तो 100-150 रुपए आराम से पार्किंग पे खर्च हो जाता है। वो पैसा कायदे में, उस पैसे का बड़ा हिस्सा कायदे में नगर निगम की किटी में जाना चाहिए था टैक्स के रूप में, लेकिन वो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पार्किंग कंपनियों को। और वो पार्किंग कंपनियां जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवारों ने, उनके बच्चों ने बना रखी हैं, एक एक परिवार की ऐसी कंपनियां हैं, एक ठेका लिया,
डिफॉल्ट हो गई कंपनियां, उसने पैसा नहीं दिया ठीक से, वापस उसी कंपनी, उसी परिवार की दूसरी कंपनी को वापस ठेका दे दिया गया पार्किंग का, वहीं उसी पार्किंग का। तो ये जो पार्किंग से नगर निगम की आय बढ़नी थी, एडवर्टीजमेंट के ठीक, सारी दिल्ली में देखो चारों तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन, पार्टियों के विज्ञापन लगे रहते हैं। उनसे अगर एडवर्टीजमेंट टैक्स और फीस ईमानदारी से आ जाए, नगर निगम में हाउस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम में उन्होंने ना सफाई की, सफाई कर्मचारियों का पैसा खा गए, बिल्डिंग प्लान सारे फ्लॉप हैं उनके, रिश्वत देके बिल्डिंग प्लान बनाने पड़ते हैं लोगों को, पार्किंग माफिया, एडवर्टीजमेंट माफिया से जो टैक्स आना चाहिए था उसको बेच के खा गए लोग। ठीक है, और आपने कुछ गलत किया है दिल्ली में, कुछ गड़बड़ या क्या? बहुत हमारी गलती है कि हमने सरकारी स्कूल ठीक कराए हैं, हमारी गलती है कि हमने लोगों की फीस कम कराई है, हमारी गलती है कि हमने बिजली आधे दाम पे कर रखी है, हमारी गलती है कि हमने पानी 309 कॉलोनियों में पानी। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे ही नहीं, उनका ध्यान हमेशा कहीं और रहा, वो यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ये भी लोगों को लगा है। बिना ध्यान के दिल्ली का बजट 32,000 करोड़ से बढ़कर 48,000 करोड़। एक ब्रेक ले लें। बिना ध्यान के स्कूल इतने ठीक हो गए। अच्छा, नहीं आप ध्यान दे रहे थे स्कूलों पे। एक ब्रेक लूंगी मनीष यहाँ पर, मुख्यमंत्री मेरे ऊपर ध्यान दे रहे थे। एक ब्रेक लूंगी यहाँ पर और उसके बाद लौटूंगी, और फिर जो जनता यहाँ पे बैठी है वो आपसे सवाल जवाब करेगी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं हम लोग में। आप देख रहे हैं हम लोग, और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। जनता के सवालों का वक्त है इस वक्त, और जो अभी यहाँ पे बाई इलेक्शंस हुए हैं दिल्ली में, मनीष आपको उम्मीद होगी कि इस पर सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सुप्रभात हैं ऑडियंस में से, वो इस पर सवाल पूछना चाहते हैं कि इसमें जो जमानत जब्त हुई उसका जवाब आप क्या देंगे? चुनाव में दिल्ली आप सरकार की दिल्ली में जमानत जब्त हो गई, तो आप इन नतीजों को एमसीडी चुनाव में कैसे लेकर देखते हैं और पार्टी की नीतियों में कैसे बदलाव लाना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है। पार्टी की नीति लोगों की लाइफ को इजी करने की है, ईमानदारी से काम करने की, हम उस पर काम कर रहे हैं, इसमें बदलाव लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा उपचुनाव में हार हुई, बिल्कुल हार हुई, उसकी वजह थी, वजह मैंने सबके सामने बोली भी है कि हमारे विधायक सबके मर्जी से, पार्टी की मर्जी से, पार्टी का फैसला था कि पंजाब में एक बड़े कॉज में चुनाव लड़ने गए, लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। लोगों ने कहा भाई नगर निगम को मैं तुम्हें दे देंगे लेकिन तुम्हारे विधायक को नहीं देंगे, विधायक में तुम्हें नहीं देंगे। और जहां तक आप ये कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी समझिए और पॉलिटिकल डायनेमिक्स को भी। बनारस में मोदी जी चुनाव जीते थे, उससे ठीक अगला उपचुनाव बनारस में मोदी जी की पार्टी हारी थी। जिस वक्त पूरे देश में इनकी लहर थी, लखनऊ का उपचुनाव, उसके तुरंत बाद बनारस का, लखनऊ का, दोनों उपचुनाव हारे थे, और आज वापस फिर लखनऊ में जाके जीते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके कितनी बड़ा बहुमत। तो आपको इसी वजह से उम्मीद भी है, इसलिए क्या होगा, ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में बात करें, मनीष आपको लग रहा है कि ये आपके ऊपर एक वोट था कि भाई आपने काम नहीं किया इसलिए आपके वहां पर से कैंडिडेट हारे, कि उनके वहां से चले जाने की वजह से था? ये उनके ऊपर इंडिविजुअल पे वोट लोगों ने, नहीं बात इंडिविजुअल की नहीं है, इंडिविजुअल भी पार्टी के खिलाफ गुस्सा था। वो पार्टी के खिलाफ ही गुस्सा था, पार्टी का ही फैसला था ना उनको भेजना। तो लोगों को ठीक नहीं लगा, यार हमने तुम्हें एमएलए दिया, तुमने उसको वापस वहां लड़ने के लिए भेज दिया, ये ठीक नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे एक पॉलिसी है सब कुछ फ्री देने की, और इसको जनता नकार रही है जैसा कि यूपी में किया, तो आप ऐसा नहीं सोचते कि इस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए? देखो, सब कुछ फ्री देने की पॉलिसी नहीं है, बड़ी स्मार्ट पॉलिसी है। जब आप पानी फ्री करते हैं और कहते हैं दिल्ली की जनता को कि 20,000 लीटर तक का फ्री है, तो अचानक दिल्ली में मीटर लगवाने की बाढ़ आ जाती है। लोग कहते हैं यार हम भी मीटर लगवाते हैं, और फिर उसके बाद 168 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है वाटर कनेक्शन से। तो ये स्मार्ट पॉलिसी, पानी भी बचा रहे हैं लोग, जनता को पानी भी फ्री मिल रहा है और रेवेन्यू भी मिल रहा है जल बोर्ड को। सेम विद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में भी यही है। और दूसरी बात यह है कि ये पैसा है किसका? है तो जनता का ही। अब जनता के पैसे से हम स्विस बैंक अकाउंट में जमा कराने की जगह अगर ईमानदारी से काम कम पैसे में हो जा रहा है तो फिर पेंशन में दे दो, फ्री दवाई दे दो। सर जी, आप जिस शहर में रहते हैं, किसी भी शहर में रहें, आप उस शहर के प्रति अपनापन तब महसूस करते हैं जब आपके अंदर दो चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस हो। पहला कॉन्फिडेंस कि आपके घर में जो बच्चा हो उसके पढ़ाने के आपकी पॉकेट के हिसाब से अफोर्डेबल इंतजाम है एक, और आपके घर में कोई बीमार हो तो आपकी पॉकेट के हिसाब से आप उसका इलाज अफोर्ड कर लेंगे। सरकार को इन दोनों चीजों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे फ्री में करे या अफोर्डेबल कॉस्ट पे करे। फिर तो सरकार बेकार है अगर ये सब नहीं। ठीक है, और लेकिन एक और बड़ी कंसर्न होती है वो सुरक्षा की, कि आप कितने सिक्योर हैं, आपके बच्चे, आपकी बेटी, बेटा, कोई भी, आप खुद सड़कों पे भी चल रहे हैं, तो आपराधिक मामलों में कमी है या नहीं है? उसमें क्या, एक किसी ने यहाँ पे से सवाल पूछा था, राजा, वो शायद आपराधिक मामलों से जुड़ा सवाल पूछना चाह रहे थे आप। दिल्ली में आए प्रतिदिन आपराधिक मामला जो है घटता नहीं जा रहा है, देखने में आया, खबर में भी मिल रहा है सब चीज, तो इसका क्या कारण है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत
डाइवर्सिफाइड है, थोड़ा सेंटर के पास है, मतलब पुलिस तो वहाँ है, पर उसके बावजूद जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है हम सबसे जाके खड़े होते हैं और जाके पुलिस को भी बुलाते हैं, डीसीपी को भी कहते हैं ये करो। लेकिन जो दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाया हम लोगों ने, उसकी वजह से काफी मुझे पॉजिटिव संकेत मिले हैं। दिस इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, पर एक छोटा सा योगदान उसमें था कि लोग खुले में शराब पीते हैं। कहीं भी किसी भी पान की दुकान पे, किसी टिक्के की दुकान पे, अंडे की दुकान पे खड़ी, वहां से बोतल ली, पिया और फिर हूं हाँ करते हुए घूमने लगे सड़क पे, लड़कियां छेड़ते हुए। लड़कियां भी रात को 10 बजे वहां से गुजरना पसंद, मतलब डरती हैं। हमने पूरी दिल्ली में अभियान चलाया कि खुले में शराब पियोगे तो बाहर नहीं पीने दूंगा तुम। सर, दिल्ली में अक्सर एमसीडी हड़ताल पे चली जाती है, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है, हर जगह कूड़ा करकट हो जाता है। सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप हमसे वादा करते हैं कि एमसीडी हड़ताल पे नहीं जाएगी, हमें परेशानी नहीं होगी? भाई, नगर निगम के कर्मचारियों को हमने कहा है कि हर महीने के पहले हफ्ते में 7 तारीख तक तनख्वाह मिल जाएगी। फिर वो हड़ताल पे क्यों जाएंगे बेचारे? सर, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में अभी नया बदलाव आया है, सीसी पैटर्न को हटा के बोर्ड एग्जामिनेशन आया है। मैं खुद 9th में थी, मैंने सीसी दिया है। इस टाइम मेरी सिस्टर 9th में है, वो इस टाइम इतना परेशान हो रही है कि भाई बोर्ड आ गया है, ये हो गया है। सर, इलेक्शन में भाषाओं की मर्यादाएं खत्म होती जा रही है, नीचे गिरती जा रही है, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। एक दूसरे पे लांछन लगाने का जो सिस्टम चला है, तो क्या ये आम जनता को इस इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा? मेरा क्वेश्चन है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो गृह कर रहे हैं उसको हटा देंगे, लेकिन वहीं भाजपा के जो अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी जी, वो बोल रहे हैं कि आप कैसे हटा सकते हो? जो डीएमसी का एक्ट है 112(a) के तहत, उसमें तो कोई अनिवार्य है कि गृह कर लगेगा। ठीक है, तो इस पे सर आपका क्या है? तो मनीष, ये गृह कर से प्रॉपर्टी टैक्स से शुरू करते हैं। यहीं से शुरू कर देते हैं। मनोज तिवारी जी को हो सकता है उनका कोई चाहने वाला प्रोग्राम देख रहा हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ 112(a) ना पढ़ें, आप 177, 177 भी पढ़ लें। उसमें साफ लिखा हुआ है कि नगर निगम के पास पावर है, अगर वो चाहे तो किसी भी तरह की छूट दे सकते हैं। भाषा, देखो, मैं भी मानता हूं कि भाषा बहुत संयत होनी चाहिए, संवाद में, बातचीत में, परिवार में भी बहुत संयत होनी चाहिए, पिता पुत्र बच्चों के बीच में भी, और सब जगह संयत होनी चाहिए। पर कई बार होता है, अब कई बार शब्द भी नहीं होते। जैसे अभी केजरीवाल जी ने कहा कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की तरह काम कर रहा है। अब उसके लिए और बेहतर शब्द क्या हो सकता है? अगर आपको ये कहना हो कि चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा हुआ है और एकदम पक्ष ले रहा है बीजेपी का। अब एजुकेशन में बड़े रिफॉर्म लाने की जरूरत है। भारत में एजुकेशन सबसे गड्ढे में है, अभी भी गड्ढे में है। मैं सब लोगों से कहता हूं एजुकेशन में रिफॉर्म भी करें, पर साथ साथ परिवारों को, अध्यापकों को, सबके मिलकर बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाना बंद करना चाहिए। आपने अपनी बहन का जिक्र, एक सेकंड, आपने अपनी बहन का जिक्र किया कि जब से उसको पता चला है कि उसको एग्जाम देने जाना है बोर्ड का, वो बहुत टेंशन में है। मुझे लगता है बड़ी बहन होने के नाते आपका, आपके परिवार की, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको समझाएं कि एग्जाम कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। 4 नंबर कम भी आ गए, आफत थोड़ी आती है, हमारी प्यारी बेटी है। आपके हिसाब से आपने जो लास्ट इलेक्शंस में मैनिफेस्टो दिए थे, आपके हिसाब से कितने % आपने वो फॉलो किए? कल को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है, क्या ये पहले ऐसे करेंगे कि निगम पार्षद हर हफ्ते अपनी जनता से मुखाफिज हो? ये अगर बड़ा बदलाव होगा, चाहे अगर आम आदमी पार्टी करे, ये देश पूरा सीखेगा उससे। ठीक है, आप बहुत अच्छा सुझाव है। सर, मेरा नाम यश है। सर, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे कॉलेजेस ऑटोनॉमस यूनिट्स होने के लिए कह रहे हैं। सर, तो क्या उससे फीस जो हाइक होगी वो हमारे अगेंस्ट में नहीं जाएगा? स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए वो अगेंस्ट में नहीं जाएगा? बिल्कुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी कॉलेज हो, मुझे लगता है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी है। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी पॉलिसी की वजह से किसी कॉलेज में, स्कूल में फीस बढ़ती है और वो अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बढ़ती है, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ना बढ़े, 2%, 4%, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो खर्च, फीस बढ़, उसको तो सरकारों को रोक लगानी चाहिए। और मैं सबसे बड़ा मतलब उसका एडवोकेट हूं कि बच्चों को, पेरेंट्स को एजुकेशन के नाम पे लुटने नहीं देना चाहिए, सरकार को रोकना चाहिए। एक सवाल है यहाँ पे जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था 16,000 रुपए की प्लेट का क्या किस्सा है, उसका क्लियर कर दीजिए। मैं इंतजार कर रही थी कि सवाल आएगा। वो भी बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। थोड़ा सा अभी रुक जाइएगा, फिर मैं भूल जाऊंगा क्या क्या सवाल, बताइए सारे सवाल। 16,000 की थाली से ही बात कर लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चल देते हैं। देखिए क्या है, 1 साल पूरा हुआ हमारी सरकार को, और हमने कुछ पत्रकारों को, कुछ बड़े संपादकों को साथ में चर्चा के लिए बुलाया, लंच चर्चा के लिए। हर सरकार में, हर दफ्तर में अपना एक लिमिट होता है कि इतने तक आप
बुला लें, मतलब जब लंच रखा जाता है तो किसी को बताया नहीं जाता इसके लिए 2000 वाली थाली ले आना, इसके लिए 200 वाली ले आना, एक लिमिट होती है सरकार में, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो हमने तो ऑफिसर्स को कह दिया भाई लंच बुला लीजिए, कुछ पत्रकार कुछ संपादकों को, उनके साथ में चर्चा करनी है, लंच पे बातचीत करेंगे। लंच हो गया, थोड़े दिन बाद मेरे पास फाइल आई, उसमें लिखा गया कि ये 12,000 रुपए कॉस्ट आ रही है। तो मैंने उस पर तुरंत लिखा कि ये 12,000 रुपए दिल्ली सरकार के नियमों के हिसाब से भी और वैसे भी बहुत ज्यादा है, इट इज नॉट। और मैं मेरे मोबाइल में भी मैंने उसका फोटो लेके रखा हुआ है, क्योंकि ये बार बार सवाल आता है, उसमें मेरे ऑर्डर में है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, दिल्ली सरकार इस तरह की कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती, हेंस दिस इज नॉट अप्रूव्ड करके मैंने वापस भेज दी। अब वो वापस तो भेज दी, उसके बाद किसी ने अब इसको बीजेपी को लीक किया है, तो उन्होंने वो मेरा ऑर्डर तो किया नहीं कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, वो 12,000 रुपए का किसी ने बिल बना, अरे बिल तो 1,000 रुपए का 10,000 रुपए का बना के 50,000 का भेज दे, कोई ऐसे थोड़ी पे कर देंगे। तो अब वो उतना दिया, देखो जी 12,000 का बिल था, ये नहीं बताया। अगर जनता को ये पता चले कि उनका मिनिस्टर इतना, उनका फाइनेंस मिनिस्टर इतना कंसर्न है कि एक छोटे से लंच में भी 1,000 रुपए इधर से उधर नहीं होने देता, तो जनता फक्र करेगी। पर उन्होंने पूरा नहीं बताया, उन्होंने आधा बताया। मनीष, इसी से जुड़ा सवाल, चूंकि आपने 12,000 का वापस कर दिया था, बिल अप्रूव नहीं किया था, लेकिन 3.8 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइट करने के लिए राम जेठमलानी को दिल्ली सरकार फीस दे सकती है, इस पे भी सवाल उठे। बिल्कुल, क्या आप सरकारी वकील भी और उसका जवाब कर सकते थे? उसका जवाब मैं दूंगा। दिल्ली के इतने सारे नौजवान साथी बैठे हैं, इनमें से हो सकता है कोई क्रिकेट खेलता हो, इनके सबके सपने हैं। क्रिकेट खेलना बहुत सारे नौजवानों का सपना है, वो टूटता है क्योंकि वहां क्रिकेट में, दिल्ली के क्रिकेट में बहुत भ्रष्टाचार था। और ये बात हमने नहीं कही, देश के टॉप 5 क्रिकेटर्स आके केजरीवाल जी को लिखित शिकायत देके गए, केजरीवाल जी ने उसकी जांच कराई, जांच में कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे थे, जैसे ही जांच में कुछ लोगों के नाम सामने आने लगे, उन्होंने उस पर मुकदमा कर दिया केजरीवाल जी पे। तो अब ये बताओ कि मुख्यमंत्री जी को मिली शिकायत के आधार पे, बिठाई गई जांच के आधार पे, फाइंडिंग के आधार पे अगर किसी की मानहानि फील हो रही है तो वो मुकदमा करता है, तो उसका, वो मुख्यमंत्री जी के खेत की डॉली थोड़ी ना इधर से उधर हो रही थी, वो तो क्रिकेट में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिठाई गई पैनल है सरकारी वकीलों का, आप वहां से भी ले सकते थे। ये भी टैक्स पेयर मनी है, टैक्स पेयर का, जनता का पैसा, 3.8 करोड़ जो आप डिफेमेशन केस फाइल करने के लिए हायर करना होता है, तो फिर वैसे, और 1.5 साल से मुकदमा चल रहा था, 1.5 साल से कोई नहीं बोला, चुनाव से ठीक पहले बोले। आप ये देख रहे हो जितने सवाल मनीष, ये तो सब करते हैं, आप भी चुनाव के पहले बोलते हैं, वो भी बोल रहे हैं, वो तो करते ही करते हैं। हम भी इनकी सच्चाई बता रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली चुनाव एमसीडी के लिए क्या है? यहाँ पे आप तमाम लोग अगर बोल सकें, क्या आपके लिए जिस पर आप एमसीडी के चुनाव में वोट डालेंगे? एमसीडी चुनाव, सफाई और पोल्यूशन, कैंडिडेट के ऊपर वोट डालते। तो एक तरफ सफाई की बात हो रही है, एक तरफ पोल्यूशन की हो रही है, नगर निगम के लिए सफाई, क्योंकि जब आप चुने गए थे तो ये भी बात हुई थी कि दिल्ली को साफ सुथरा और खूबसूरत दिल्ली दिखे, ऐसा भी है, तो वो कितना हो पाया है? पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है, उस पर क्या काम हो रहा है? पर एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं हम लोग, हमारे साथ मनीष सिसोदिया हैं, लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैं वापस कुछ सवाल लोगों से लूंगी। उसके पहले हमने ब्रेक के पहले प्रदूषण की बात की कि एक बड़ा मुद्दा है, उसी से जुड़ा सवाल है कि जैसे स्वराज पार्टी है, उन्होंने प्रदूषण को एक बड़ा इशू बनाया है। आपने भी, प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है, उससे निपटने के लिए आपने इन पिछले सालों में क्या किया, और दिल्ली को सिंगापुर बनाने जैसी बात हुई थी, उसके लिए क्या हुआ है? सफाई उसी से बहुत अहम जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन एक तरफ धुआं से आता है, लेकिन साथ साथ डस्ट से आता है, डस्ट पार्टिकल्स। तो जो सफाई नहीं हो रही है और गाड़ी चलती है, तो गाड़ी के धुआं से और गाड़ी की डस्ट, गाड़ी से जो डस्ट उड़ती है, दोनों से पोल्यूशन। पर आपने पोल्यूशन के लिए एक मशीन लाने की बात कही थी, रोड को वैक्यूम से साफ करने के लिए। पीडब्ल्यूडी रोड्स पे वो हो रहा है, लेकिन जब तक, इसीलिए मैंने कहा कि उनको छोटी छोटी इक्विपमेंट देने पड़ेंगे अपने सफाई कर्मचारियों को। दुनिया भर में गाड़ियां ऐसी खड़ी होती हैं जैसे हमारे यहाँ होती हैं बहुत सारे शहरों में, लेकिन वहां भी कर्मचारियों को छोटी छोटी मशीन देके, वैक्यूम क्लीनर देके सफाई कराई जा सकती है। यहाँ तो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह ही नहीं मिलती, तो सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देके, उनको अच्छी मशीनें देके, उनको अच्छे इक्विपमेंट्स देके और उनको सड़कों पर उतारिए, अच्छे सफाई कर्मचारी और बढ़ाइए अगर कमी है तो ये सब, इस सब से डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल में होता है। आप लोगों ने क्या किया सफाई के लिए, दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए, या दिल्ली को सिंगापुर बनाने के लिए? नगर निगम के हाथ में पीडब्ल्यूडी, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था? पीडब्ल्यूडी के, सॉरी, इसमें हमारे दिल्ली सरकार के हाथ में। फिर चुनाव के समय आप लोगों ने इन बातों का वादा तो किया था मनीष जी। नहीं, क्योंकि आप देखिए, आप तो नेता हैं, आप बातों में उलझाते, मैं साफ बात ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत सारी बातें की थी ना, जब आपको पता था कि आपके पास पावर ही नहीं है, तो आपने कैसे कहा था हम दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, सफाई करेंगे? जब कुछ सोच के कहा होगा ना, तो फिर उसके लिए क्या किया?
पीडब्ल्यूडी की रोड्स पे आप जाके देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं मशीनें चलती दिख जाएंगी वैक्यूम क्लीनिंग वाली, और रोज सुबह से शाम तक चल रही है। स्प्रिंकल पानी हम छिड़कवा रहे हैं पानी उस पे, तो ये सब हो रहा है। लेकिन नगर निगम इसीलिए लोगों से मांग रहे हैं क्योंकि जितना हम करते हैं उसमें से नगर निगम कूड़ा फैला देता है बीजेपी जी, तो उसको भी दे दीजिए, उसको मिला के दोनों को मिला के। स्वराज पार्टी बड़े जोर शोर से कैंपेन कर रही है, आपके साथ पहले योगेंद्र जी थे, अब वो नहीं है, उसका नुकसान, उनका इतना कैंपेन, वो प्रदूषण जैसी चीजों को मुद्दा बना रहे हैं, और जिस प्लैंक पे आप आए थे साफ रहने लगेगी तो दिल्ली में अपने आप पॉल्यूशन घटेगा। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ सफाई होने से कम हो जाएगा। आपके पुराने साथियों के जाने से कुछ नुकसान पार्टी की छवि को? वो तो हर साथी के जाने से होता ही है, बिल्कुल होता है जी, कोई भी हो। सर मेरा सवाल ईवीएम के ऊपर है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का काम है कि निष्पक्ष चुनाव कराना, लेकिन आज ईवीएम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं, और उसके साथ साथ जनता में भी डाउट हो रहा है कि हमने जिसको वोट दिया था वाकई उसको वोट गया कि नहीं गया। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम, इसी बात को तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात कह रहे हैं कि साहब 5000 मशीनें आपने राजस्थान से मंगवा ली, उसी राजस्थान से जहां धौलपुर में अभी रिग्ड मशीन पकड़ी गई थी, तो कुछ तो बताओ। दिल्ली में पहले से मशीन है, और वो जनरेशन 1 2006 से पहले की मशीन है। यूपी के चुनाव आयोग ने लिख दिया कि नहीं साहब, इन मशीनों से चुनाव नहीं करवाएंगे, कंडेम है। आपने कहा कबाड़ से मशीन, कबाड़ से मशीन, उनसे चुनाव करवाने की कोशिश हो रही है, तो सारी इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठ रहा है। आपका सवाल? हेलो सर, मेरा नाम शाकिब है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो दूसरे राज्यों में इलेक्शन हुए हैं और उसका जो नतीजे आए हैं, और एक बीजेपी मोदी जी को एक फेस मान के चलती है हर इलेक्शन में, तो उसका एमसीडी चुनाव पे आपको क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा? दिल्ली की जनता के पास ऑप्शन है, मोदी जी के फेस पे वोट दें या स्कूल, एजुकेशन, सफाई, हाउस टैक्स के मुद्दे पे वोट दें। दिल्ली की जनता को तय पर दिल्ली की जनता जो है वो या तो मोदी जी के चेहरे पे वोट दे रही है या केजरीवाल जी के चेहरे पे। यहाँ पे भी तो हमने चेहरे तो पर कहा, ही हम वोट आपका है। केजरीवाल जी के चेहरे को छोड़ दीजिए, हाउस टैक्स माफ करवाने के लिए वोट दे दीजिए। और उनको ये पता है कि जब इन्होंने बिजली पानी माफ कर दिया तो हाउस टैक्स कर देंगे। ओके सर, दिनेश कुमार गुप्ता शाहदरा। सर मेरा ये आपने शुरू किया था ना मोहल्ला सभा के बारे में है, प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ इलाकों में किया था, हमारा शाहदरा में भी किया था। 8 बजे का टाइम के लिए मीटिंग रखी, पूरे इलाके में कोई आपने पोस्टर नहीं लगवाए, किसी को सूचना नहीं दी, 10 आदमी वहां पहुंचे नहीं, और 10 बजे का टाइम रखा। उसके बाद 50-60 आदमी कर्मचारी, वो अधिकारी वर्ग ज्यादा था उनसे, और विधायक महोदय भी नहीं पहुंचे। तो ऐसा फायदा क्या? मतलब प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो पब्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, लोगों यहाँ तो पब्लिसिटी पे सवाल उठ रहे थे पहले, आप कह रहे पब्लिसिटी होनी चाहिए। हाँ, एक विधानसभा के क्षेत्र में, एक विधायक में अगर एक ही दिन में 30-35 मीटिंग्स होंगी तो उसमें से कुछ में विधायक पहुंचेंगे, कुछ में और लोग पहुंचेंगे। पर ये तो अच्छी, इस बात से एक सेकंड गुप्ता सर, मुझे लगता है इस चीज का पॉजिटिव पहलू देखिए कि 10 लोगों की मीटिंग में 50 अधिकारी पहुंच रहे हैं, ये तो सुखद पहलू है लोकतंत्र। आखिरी सवाल। हाँ पूछिए। मेरा नाम साक्षी शर्मा है, और मैं आपसे एज एन रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे 12th में हम लोग बहुत अच्छे परसेंटेज वगैरह लाते हैं, 90% आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं। उसके बाद से जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, जो एक्चुअली दिल्ली का गवर्नमेंटल कॉलेज है, तो वहाँ पे जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है वो हमारे स्कूलिंग से भी काफ़ी थोड़ा लेवल उसका कम होता है। और वहीं हम अपने दोस्तों को देखते हैं जो कुछ 70% 60% लाके, तब भी वो एक अच्छी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो मेरी एज एन रिक्वेस्ट है, शिकायत तो नहीं, कि आप गवर्नमेंट के कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कभी कभार गर्मियों में हमें बिना पंखों के भी बैठना पड़ जाता है। मैं डीयू के कॉलेजेस में इतना इंटरवीन नहीं कर सकता, ये मुझे लगता है एक बार आपको प्रकाश जावड़ेकर जी को भी बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। वक्त नहीं है हमारे पास, अगर आप इतना लंबा सवाल नहीं करके छोटा सवाल करेंगे, एक छोटा सवाल करेंगे तो मौन ले सकते हैं। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे आप लोगों ने बोला था कि हम जो टिकट देंगे वो एक तो नेताओं को नहीं देंगे, सोशल लोगों को देंगे। सर देखिए, एमसीडी की मैं बता रही हूँ। मैम एक सेकंड रिक्वेस्ट है आपसे कि सवाल पूछिए, बहस नहीं। आप सवाल क्या कर रहे हैं? उसमें जो एमसीडी की में दिया है आपने, एक तो कैंडिडेट पे दिया है, और बता ऐसे लोगों को दिया है जिनको पब्लिक जो है ना, ठीक है, मैं सवाल समझ गई। बनी जी, आप जवाब देना चाहेंगे कि आपने ठीक कैंडिडेट के ऊपर वोट डालते हैं लोग, आपने ऐसे कैंडिडेट मुझे लगता है कि हमने जिन 272 लोगों को टिकट दिया है उनके बारे में हमारी 3 गारंटी है। उसके ऊपर करप्शन का कोई आरोप नहीं होगा, उसके ऊपर कैरेक्टरलेस होने का कोई आरोप नहीं होगा, और क्रिमिनल होने का कोई आरोप नहीं होगा। ये हमारी गारंटी है। बाकी किसी की छवि अच्छी होती है, मतलब ज्यादा अच्छी होती है, किसी की कम होती है, इसी हिसाब से चुनाव हारे जीते जाते हैं। तो कहीं कोई इस तरह इन तीनों आरोपों से गिरा, इन तीनों में से एक भी आरोप से गिरा कोई कैंडिडेट होगा, आज कैंसिल करवा दूंगा, आज भी मना कर दूंगा। वाकई एक आखिरी सवाल। ओके बस। मेरा नाम शशिकांत है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जो 49 दिन में सरकार चली थी आपकी, उसका कोई भी रिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा है।
ऐसा कब होगा? अरे आप स्कूलों में जाके देखिए भाई, बहुत शानदार काम हुआ है, आप जाके तो देखिए। ठीक है मनीष, मैं एक आखिरी सवाल, उसके बाद हमें शो खत्म करना पड़ेगा, इतना ही वक्त है क्योंकि सवाल तो एंडलेस हो सकते हैं, पर ये कि कुल मिला के ओवरऑल कहीं आपको खुद ब खुद ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो चमक थी, जो उम्मीद, जो वादा जो किया था, वो कहीं कम पड़ी है कि अब तमाम तरह के जवाब देने पड़ रहे हैं? क्योंकि जब आप शासन करेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही, तो उसका जो शीन है, जो चमक है, वो कम पड़ी है। वॉलंटियर बेस भी आपका कुछ वीक हुआ है। सवालों से देखिए, सवाल ज्यादा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि चमक कम पड़ती है। सवाल के जवाब ना हो तब प्रॉब्लम है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और हर उस बात का जवाब है जो उठ रही है। गलत उठ रहा है तब भी और सही उठ रहा है तब भी। जो जैसे इनको मैंने कहा या किसी को भी कहता हूं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, हम हमेशा सवाल सुन के उसको फिक्स करने को तैयार हैं। प्रॉब्लम नहीं है, सवाल सुन के उसका जवाब देने को तैयार हैं। तो चमक के लिए थोड़ी आए राजनीति। अभी आम आदमी चमक के लिए नहीं आए और ना चमक ऊंची और नीची करने के लिए आए। कुछ बदलाव आ सके देश में, उसके लिए आए और उस पर काम कर रहे हैं। नहीं, चमक सही बात। चमक से मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था कि आपकी अब चमक या नेता चमक रहे हो। मैं ये कह रही हूं कि चमक जो उम्मीद थी या जो लगता था आम आदमी पार्टी जिस तरह से है, उस तरह से काम हो रहा है और आपके काम पे वोट पड़ेगा। और आप जीतते हैं तो आपके काम पर ही वोट होगा, हारेंगे तो भी आपके काम की वजह से हारे हैं आप, ये मानेंगे। हारने में ईवीएम भी फैक्टर है। आप ईवीएम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ईवीएम को बचाने का मेरा काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष बॉडी है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, वो उनका काम है, अपना बचाव करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष सिसोदिया, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। हम लोग में आज इतना ही, शुक्रिया।